नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हमारी क्लास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम एक विशेष थिंकर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मिस्टर एडवर्ड सईद। कई जगह इसे एडवर्ड शैड भी लिख रखा है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये दोनों नाम एक ही है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र में इनका योगदान क्या है, प्रमुख किताबें कौन कौन सी हैं, इनके प्रमुख सिद्धांत या इनकी अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें ओरिएंटलिज्म आ जाएगा और जिसमें उत्तर उपनिवेशवाद आ जाएगा, सेल्फ और अदर उसकी अवधारणा आ जाएगी, नॉलेज ऑफ वायलेंस, ठीक है ना, हिंसा के ज्ञान के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। तो इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लासेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मैं सत्य बता रहा हूँ, सुबह से लगा हुआ हूँ, लगभग 6-7 घंटे पढ़ने के बाद में मिस्टर एडवर्ड सईद के बारे में एक अच्छा और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बनकर तैयार हुआ है। बाकी हाँ, इतना समझ लीजिए, मुझे ना पढ़ने से दिक्कत है ना पढ़ाने से दिक्कत है। जो भी क्लास बनाई जाएगी वो भारी भरकम बनाई जाएगी, तभी तो शायद पूरे भारतवर्ष में मैं इकलौता ऐसा शिक्षक होऊंगा जो यूं कहता हूं कि हमारी क्लासेस ज्वाइन करने से पहले भारतवर्ष के तमाम जितने भी और प्लेटफॉर्म शिक्षक हैं, सबकी क्लासेस देखो, तुलना करो, सैकड़ों क्लासेस से तुलना करो। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट और क्लासेस उनसे थोड़ा सा भी बेहतर है, तब हमारे पास आइए। अदरवाइज पैसे और समय बर्बाद करने से क्या फायदा, ठीक है ना। चलो साहब, मुद्दे पर आ जाते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भाई साहब है ना, फिलिस्तीनी विचारक थे, फिलिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश इन्हें फिलिस्तान छोड़ना पड़ा। इनका जो भारी भरकम कीवर्ड है ना, वो भारी भरकम जो कीवर्ड है, वो भारी भरकम कीवर्ड है ओरिएंटलिज्म, ठीक है। मतलब याद रखना, मिस्टर एडवर्ड सईद को फादर ऑफ ओरिएंटलिज्म के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ओरिएंटलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो जहां ऑथेंटिक वे में सबसे पहले अगर ओरिएंटलिज्म शब्द का प्रयोग किया था ना, वो मिस्टर एडवर्ड सईद ही थे। अब आप कहोगे कि गुरुदेव ओरिएंटलिज्म क्या है, तो ध्यान रखना, इन्होंने दो विचारधाराओं का जिक्र किया है, जिसमें एक पहली विचारधारा तो हो गई पूर्वी विचारधारा, ठीक है ना। पहली विचारधारा पूर्वी विचारधारा हो गई और दूसरी विचारधारा है ना, वो पश्चिम विचारधारा हो गई। यानी एक आपका वेस्ट हो गई, एक आपका ईस्ट हो गई। अब आप यूं कहोगे पूर्वी और पश्चिम क्या होती है, जो पश्चिम के देश हैं वो पश्चिम विचारधारा से आ जाएंगे। मैंने एक पूरा लिस्ट बनाया है, आज के क्लास में बकायदा टेबल्स बनाया है, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पश्चिम के कौन से देश हैं, पूर्व के कौन से देश हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये पश्चिम के जितने भी देश थे ना, ये ज्यादातर औपनिवेशिक देश थे। जैसे हमारे देश में हम चर्चा करते हैं, अंग्रेजों का शासन था, ठीक है ना। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेज कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रिटेन भी क्या हो गई, एक पश्चिम विचारधारा हो गई, ठीक है। तो पश्चिम के देश औपनिवेशिक देश थे, जो दूसरे देशों पर क्या करते थे, जिन्होंने शासन किया था, वहां पर उन लोगों ने अपनी राजनीतिक पावर का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। और बहुत सारी मंशा रही होगी, चाहे लाभ कमाने की मंशा रही होगी, चाहे शोषण की मंशा रही होगी। जैसे हमारे देश में अंग्रेज थे तो शोषण के उद्देश्य से ही आए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इन दुष्ट लोगों की आप करामात देखो, इन दुष्ट लोगों की आप चालाकी देखो। एक तो हमारा ही खा रहे हैं, वो कहते हैं ना, जिस जिस थाली में खाना उसी का छेद करना। अंग्रेज हमारे देश में ही आए, हमसे उनका पेट भरा, ठीक है ना, यहां से लूट के भी ले गए, और हमारा ही क्या कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, हमारी ही संस्कृति में कमी निकाल रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि हिंदू गंदे होते हैं, उनको पहनने का ढंग नहीं है, उनको बोलने का ढंग नहीं है, उनको रहने का ढंग नहीं है, वो सिविलाइज्ड नहीं है। तो इसका विरोध किया था मिस्टर एडवर्ड सईद ने, कि पश्चिम विचारधारा है ना, वो जबरदस्ती क्या करती है, अपने विचार पूर्व के देशों पर थोपती है कि हम सिविलाइज्ड हैं, इस दुनिया में सबसे पहले रहने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, जो नॉलेज आया था ना, सबसे पहले जो नॉलेज का उदय हुआ था वो पश्चिम में ही हुआ था। और पश्चिम से नॉलेज कहाँ गया है, पूर्व में गया है। मतलब है, हमने, हम का मतलब यहाँ पर पश्चिम है, कि हमने पूर्व के देशों को रहना सिखाया है, हमने उन लोगों को व्यवहार करना सिखाया है, मतलब हमने उन लोगों को सिविलाइज्ड किया है। तो इसका विरोध किया था
एडवर्ड सईद साहब ने, है ना। दैट इज ओरिएंटलिज्म। बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा एक एक चीज, ठीक है। तो मिस्टर एडवर्ड सईद को ओरिएंटलिज्म के नाम से जाना जाता है। इनकी बहुत फेमस किताब है इस टाइटल को लेकर, और भाई साहब ये किताब लिखी गई थी 1978 यानी 1978 को, ठीक है ना। और ये भाई साहब हैं मिस्टर एडवर्ड सईद। इनका जन्म 1 नवंबर 1935 को हुआ था और 5 सितंबर 2003 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पूरा जीवन इसी में निकल गया कि पश्चिम के लोग हमारे प्रति जो दृष्टिकोण नजरिया रखते हैं ना, वो इतना गंदा नजरिया क्यों है। हमारे यहां से उन्होंने खाया पिया और फिर हमें गलत साबित कर दिया। दैट इज ओरिएंटलिज्म, ठीक है। ये एडवर्ड सईद की किताबें हैं, सबसे लास्ट में इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम एडवर्ड सईद के योगदान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत मेहनत की है मैंने, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं। मुझे बहुत खुशी होगी जब आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर हम इनके योगदान की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला इनका जो योगदान है ना, वो ओरिएंटलिज्म है, जिसे हम प्राच्यवाद के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे प्राच्यवाद बोलते हैं, बेहतर होगा कि आप अंग्रेजी में याद करो। और जिसके बाद में उत्तर उपनिवेशवाद यानी पोस्ट कॉलोनियलिज्म के यहां पर जो सिद्धांत है ना, वो भी किसने दिया था, मिस्टर एडवर्ड सईद ने दिया था। मतलब ये दोनों कीवर्ड मिस्टर एडवर्ड सईद से ताल्लुकात रखते हैं। जो पहला कीवर्ड निकल कर आता है वो ओरिएंटलिज्म है, जो दूसरा किस कीवर्ड निकल कर आता है ना, वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि पश्चिम विचारधारा और पूर्व विचारधारा, फिर आप कहोगे कि गुरुदेव पश्चिम के कौन से देश है, पूर्व के कौन से देश है। भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक पिक्चर क्लियर ना हो तब तक रास्ता पता नहीं ना। तब तक हम चलते ही जाएं, क्या मतलब। जब तक एक एक चीज क्लियर नहीं होती तब तक ये समझ लीजिए कि हमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। देखो, हम पश्चिम और पूर्व दो विचारधाराओं की बात करते हैं और ये दो विचारधारा ही ओरिएंटलिज्म में शामिल है। अगर पश्चिम के देशों की चर्चा करें ना, तो एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये पश्चिम के देश है। एक कनाडा, ये पश्चिम के देश है। एक यूनाइटेड किंगडम, ये पश्चिम का देश है। फ्रांस, जो पश्चिम का देश है, ठीक है ना। और फिर जिसके बाद में जर्मनी, ये पश्चिम का देश है। ध्यान रखना, ये पश्चिमी यूरोप में आते हैं। मतलब पश्चिमी यूरोप और जो अमेरिका का हिस्सा है ना, मैप में देखना, पश्चिम यूरोप और जो अमेरिका है वो साथियों यहाँ पर पश्चिम के देश काउंट होते हैं, ठीक है। और फिर जिसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिम के देशों में आता है। इटली, ये पश्चिम के देशों में आता है। स्पेन, ये पश्चिम के देशों में आता है। नीदरलैंड, ये पश्चिम के देशों में आता है। और स्वीडन है ना, ये भी पश्चिम के देशों में आते हैं। सैकड़ों देश आते हैं। मैंने तो केवल एक पिक्चर बनाने के लिए यहाँ पर रख दिया। मतलब आप तो केवल ये समझ लीजिए, एक तो यूरोपीय महाद्वीप है जिसमें सबसे पहले समाजशास्त्र का उदय हुआ था। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो प्रबोधन काल है ना, सबसे पहले प्रबोधन काल है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, वो पश्चिमी यूरोप से प्रारंभ हुआ। और पश्चिमी यूरोप में भी सबसे पहले प्रबोधन काल कहाँ से प्रारंभ हुआ, भाई साहब फ्रांस से प्रारंभ हुआ। और फ्रांस में भी कहाँ से हुआ, पेरिस से हुआ। और पेरिस में भी कहाँ से हुआ, नाइयों की दुकानों से हुआ, सैलूनों से हुआ। तो फ्रांस कहाँ से आ गया, पश्चिम में आ गया, ठीक है ना। और ये जो उत्तरार्ध की बात करते हैं, पूरे पूरे संसार के मैप को देखते हैं, तो उसमें भी ये पश्चिम में आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्हें पश्चिम के देश कहते हैं। अब वो पश्चिम से हैं तो उनके जस्ट अपोजिट के देश क्या हो जाएंगे, पूर्व के हो जाएंगे। जैसे हम एशिया महाद्वीप की चर्चा करते हैं, अब एशिया महाद्वीप में क्या आ जाएगा, चीन। तो चीन क्या हो गई, चीन है जो पूर्व का देश हो गए। भारत है वो क्या हो गया, पूर्व का देश हो गया। जापान, वो भी पूर्व का देश हो गया। दक्षिण कोरिया, वो भी पूर्व का देश हो गया। उसी तरीके से इंडोनेशिया की चर्चा करें, मलेशिया की चर्चा करें, वियतनाम की चर्चा करें, थाईलैंड की चर्चा करें, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में फिलीपींस की चर्चा करें और पाकिस्तान की चर्चा करें, तो यहाँ पर मतलब एक केवल पिक्चर बनाने के लिए करिए कि ये देश है, ये तो क्या हो गए, पश्चिम के देश हो गए, ये क्या हो गए, पूर्व के देश। जैसे आप इनमें से एक, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ब्रिटेन कहाँ गया, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जो ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है और जो 4 देशों का समूह है, ठीक है। अब ब्रिटेन क्या था, उपनिवेशिक देश थे। और ब्रिटेन ने कहा उपनिवेश किया था, हमारे देश में उपनिवेश किया था। ऐसा समझ लीजिए, अंग्रेज कहाँ के रहने वाले थे, अंग्रेज कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। और अंग्रेज कहाँ राज किया, भारत में राज किया। तो उपनिवेशिक देश ज्यादातर कौन से थे, पश्चिम के देश थे ना, वो उपनिवेशिक देश थे। मतलब पश्चिम के देश उपनिवेशिक देश थे, उन्होंने हमारे यहाँ क्या किया था, उपनिवेश किया था, ठीक है।
अब ध्यान रखना, ये जो पश्चिम विचारधारा है ना, ये पश्चिम विचारधारा है, इसको ऑक्सीडेंट बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड याद रख लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पश्चिम विचारधारा है इसे ऑक्सीडेंट बोला जाता है, और जो पूर्व की विचारधारा है ना, इसे ओरिएंट बोला जाता है। पश्चिम की विचारधारा ऑक्सीडेंट, और जो पूर्व की विचारधारा उसे ओरिएंट बोला जाता है। अगर हम इनमें डिफरेंट करते हैं, दोनों में डिफरेंट करते हैं, तो ये समझ लेना कि ऑक्सीडेंट कौन से हो जाएंगे, वेस्ट। वेस्ट का मतलब हो गया पश्चिम। जो पश्चिम के देश है उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट बोलेंगे। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेंट है वो पूरी तरीके से सिविलाइज्ड है। चीजें समझ में आ जाएंगी। जो ऑक्सीडेंट है वो पूरी तरीके से सिविलाइज्ड है, वो कॉलोनाइजर है, मतलब वो उपनिवेश करने वाले हैं, वो कॉलोनाइजर है, ये कॉलोनाइज्ड है। वो उपनिवेश करने वाले हैं और हम उनको संरक्षण देने वाले हैं, मतलब भारत उनको संरक्षण देने वाला है। वो मॉडर्न है, वो मॉडर्न है, ये मिस्टेरियस है, ठीक है। मिस्टेरियस का मतलब होता है एक तरीके से रूढ़िवादी, परंपरावादी या रहस्यवादी, ठीक है ना। वो प्रेजेंट है, वो फ्यूचर है, और हम बीत गए वो हैं। देखो कितने गंदे लोग थे, कितने गंदे लोग थे इन लोगों ने, मतलब ये कॉलोनाइजर थे ना, ये कॉलोनाइजर थे, हम कॉलोनाइज्ड थे। हमारे यहां से इनका पेट भरा, कोहिनूर हीरा बहुत, जो ग्रेट ब्रिटेन महारानी के ताज में लगा हुआ है, वो कोहिनूर हीरा यहां से ले गए, हमारी बुराई कर रहे हैं। कितने गंदे लोग हैं देखो। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं, और हमारे बारे में यूं कहते हैं कि हम अनसिविलाइज्ड हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई साहब हम निवेशक हैं, आपकी कॉलोनियों में निवेश करेंगे, और हम क्या हैं, हम कॉलोनाइज्ड हैं। वो लोग कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं, और हमारे बारे में कहते हैं कि तुम तो पुरातन हो, तुम तो रहस्यमयी हो, तुम्हारा अता पता नहीं है कहां से आए, क्या तुम्हारा वजूद है। वो लोग कहते हैं कि हम प्रेजेंट हैं, हम फ्यूचर हैं दुनिया का, और हमारे बारे में कहते हैं कि तुम तो गुजरा हुआ वक्त हो। जिसका जो लड़ाई थी ना, जो विवाद का मुद्दा था, भाई ऐसा है तो क्यों है, यही तो विचारधारा उठाई थी मिस्टर एडवर्ड सईद ने, डेट इज ओरिएंटलिज्म। ध्यान रखना, इस चीज को समझ जाना। ऑक्सीडेंट विचारधारा, ये कीवर्डों को याद कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं। ऑक्सीडेंट जो पश्चिम विचारधारा है, और ओरिएंट वो पूर्व की विचारधारा है। ये मैंने एक पिक्चर बनाने के लिए, इधर पश्चिम के देश हो गए, ये पूर्व के देश हो गए। तो आपको चीजें है ना जो आसानी से समझ में आ जाएगी। शायद ही कोई शिक्षक होगा जो सारी चीजें तोड़ मरोड़ कर रखता है। अभी तो विद्यार्थी मेरे से कहते हैं, गुरु जी आपने सोशलॉजी पढ़ना सिखा दिया, सोशलॉजी जीना सिखा दिया। चलो साहब मुद्दे पर आ जाओ, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैंने थोड़ा सा लिख दिया, अगर पश्चिम के देशों की चर्चा करें तो एक इसमें उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, और जो यूरोप का हिस्सा है ना, पश्चिमी यूरोप है, जैसे फ्रांस और जर्मनी वगैरह, वो भी किसमें आ जाएगा, पश्चिम के देशों से आ जाएगा। तो पश्चिम के देशों में हम एक तरीके से उत्तरी अमेरिका भी को भी रख सकते हैं, है ना, उत्तरी अमेरिका को भी रख सकते हैं, और जिसके बाद में हम पश्चिमी यूरोप को। आपसे कोई नहीं पूछेगा, ऐसा प्रश्न ही नहीं आएगा कि पूर्व का देश कौन सा है, पश्चिम का देश कौन सा है, केवल विचारधारा की लड़ाई है, ठीक है ना। उसी तरीके से पूर्व की चर्चा करते हैं तो इसमें पूर्वी एशिया के देश भी आ जाएंगे, दक्षिण एशिया के देश भी आ जाएंगे, और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है ना, उनको भी हम क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे। वो लिस्ट बता दी है मैंने, है ना। उसी तरीके से ऑक्सीडेंट की चर्चा करते हैं। अब ऑक्सीडेंट का जो ताल्लुकात है ना, ऑक्सीडेंट का ताल्लुकात है वो पश्चिम विचारधारा से है, और ओरिएंट का ताल्लुकात है ना, वो भाई साहब ध्यान रखना पूर्वी विचारधारा से। ऑक्सीडेंट पश्चिम विचारधारा, और ओरिएंट पूर्वी विचारधारा, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो पश्चिम लोग है ना, जो ऑक्सीडेंट है, वो अपने आप को नई दुनिया के देश कहते हैं। ध्यान रखना, वो पश्चिम गोलार्ध में आते हैं। और ओरिएंट है ना, अब ध्यान रखना, इन लोगों ने, मतलब आप ये देखो, हमारे बारे में पिक्चर क्रिएट की, मतलब इन्होंने कहा कि हम नई दुनिया के देश है। इन्होंने क्या कहा था कि हम नई दुनिया के देश हैं, और पता है हमारे बारे में क्या कहा, कि पूर्व के लोग तो वो हैं जिनके साथ रोमांस किया जाए। मतलब ये तो रोमांस करने की जगह है। पूर्व के लोग तो एक तरीके से विदेशी प्राणी हैं, मूल तो हम ही हैं। पूर्व के लोगों की तो भूतिया यादें हैं, और पूर्व के लोग वो हैं जहां पर एक अच्छा अनुभव किया जाए, मतलब उन लोगों को शोषण करके वहां मौज मस्ती की जाए। अब देखो साहब, यहां पर मतलब इन्होंने कहा है कि जो पूर्व के लोग हैं ना,
वो परिवर्तन करने में असमर्थ है, वो स्थिर है। जहां हजारों वर्षों साल पहले थे, आज उसी जगह पर वो पड़े हुए हैं। मतलब इन्होंने कहा कि पूर्व की धरती है ना, रोमांस करने की धरती है। ठीक है, पूर्व के लोग विदेशी प्राणी हैं, उनकी कोई यादें नहीं है, उनके जितने भी हिस्ट्री है ना, वो थियोलॉजिकल है, उसमें पॉजिटिव प्रत्यक्षवाद कुछ है ही नहीं। दैट इज ओरिएंट। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेंट पश्चिम विचारधारा, ओरिएंट पूर्वी विचारधारा। आ गया समझ में? ये भी आपको समझ में आ गया कि इसमें पश्चिम के देश कौन से हैं, पूर्व के देश कौन से हैं। इसमें ये भी समझ में आ गया कॉलोनाइजर कौन से हैं और कॉलोनाइज्ड कौन से हैं। कॉलोनाइजर कौन है? ऑक्सीडेंट यानी पश्चिम विचारधारा, और कॉलोनाइज कौन से है? ओरिएंट यानी पूर्वी विचारधारा। ठीक है, अब आ जाओ, अब मेन टॉपिक पे आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे प्राच्यवाद के बारे में। अब चीजें है ना, वैसे तो आपको समझ में अभी आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो साहब, यहां पर लिख भी रखा है, ओरिएंटलिज्म संस्कृति, राजनीति और शैक्षणिक विचारधारा है जो पश्चिम देशों द्वारा पूर्वी समाजों, मुख्य रूप से अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री और एशिया के जो संस्कृति है उसके प्रति दृष्टिकोणों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? एडवर्ड सईद ने किया था, और इसके ऊपर किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था ओरिएंटलिज्म। बहुत मोस्ट किताब है, और ये कब लिखी गई थी? 1978 में लिखी गई थी। मैंने एक नोट भी लगा दिया, मतलब एडवर्ड सईद से पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर लॉर्ड बायरन। 1812 में इन्होंने ओरिएंटल स्टडीज का प्रयोग किया था, ना कि ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म शब्द का तो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड सईद ने किया था। फादर ऑफ ओरिएंटलिज्म मिस्टर एडवर्ड सईद, बहुत फेमस किताब लगता है। जैसे नव प्रकार्यवाद की हम बात करते हैं ना, कि नव प्रकार्यवाद का जनक कौन है, तो वो जेफरी अलेक्जेंडर है। उसी तरीके से प्राच्यवाद का जनक कौन है? तो प्राच्यवाद का जनक है मिस्टर एडवर्ड सईद। अगर भारत में चर्चा करते हैं कि भारत में प्राच्यवाद का जनक कौन है, तो ध्यान रखना, एक अंग्रेज अधिकारी था, वैसे वो न्यायाधीश था, सर विलियम जोन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हर एक कीवर्ड है ना जो इंपॉर्टेंट बनता है फैक्ट, वो भी शामिल कर दिया। भारत में प्राच्यवाद का जनक कौन है? सर विलियम्स जोन्स। वर्ल्ड वाइड प्राच्यवाद का जनक कौन सा है? मिस्टर एडवर्ड सईद। और सबसे पहले ओरिएंटल स्टडीज का प्रयोग किसने किया था? मिस्टर लॉर्ड बायरन ने किया था। ठीक है, मतलब यहां पर ध्यान रखना, ओरिएंटलिज्म विचारधारा है ना, वो ओरिएंट और ऑक्सीडेंट के बीच में लड़ाई है। ध्यान रखना, यहां पर ओरिएंट क्या थी? पूर्वी विचारधारा, और ऑक्सीडेंट क्या थी? पश्चिमी विचारधारा। तो पूर्व और पश्चिम विचारधारा के बीच की लड़ाई थी, जिसमें पश्चिम विचारधारा है ना अपने विचार थोपती थी किस पे? पूर्व के लोगों पर। मतलब वो खुद को सेंटर में रखते थे। जैसे यहां पर जो कॉलोनाइजर थे ना, वो खुद को केंद्र में रखते थे कि सबसे पहले उदय हुआ तो हमारे यहां से हुआ है, और जिसके बाद में ज्ञान अगर कहीं देश दुनिया में पहुंचा है ना, आप इसको इस तरीके से समझिए, लोगों का ये कहना था कि सबसे पहले नॉलेज है ना, अब वो रहने का तरीका, बोलने का, खाने का, कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे वो सांस्कृतिक पहचान हो सकती है, राजनीतिक धार्मिक पहचान हो सकती है, तो सबसे पहले उदय हुआ था ना जो हमारे यहां से हुआ था। तो जो केंद्र में रखता है ना, खुद को जो केंद्र में रखता है, दैट इज ऑक्सीडेंट। मतलब जो पश्चिम विचारधारा है ना, जो खुद को केंद्र में रखती है, फिर हमारे यहां से देश दुनिया में फैला है, हमने लोगों को सब कुछ सिखाया है, दैट इज ओरिएंटलिज्म। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से ये ऑन्कोलॉजिकल एपिस्टोमोलॉजिकल के बीच में क्या करता है? डिफरेंट करता है। अगर हम ऑन्टोलॉजी की चर्चा करते हैं, तो ऑन्टोलॉजी है ना जो पूछता है, क्या वास्तविकता है, मतलब हम क्या है और हमारी क्या वास्तविकता है, मतलब एक तरीके से पूर्वी विचारधारा। और एपिस्टोमोलॉजी है ना, वो ज्ञान के स्रोत हैं, कि हम ही सब कुछ जानते हैं और हम ही क्या है? ज्ञान के स्रोत हैं। मतलब एपिस्टोमोलॉजी किससे रिलेट करेगा? एपिस्टोमोलॉजी ऑक्सीडेंट से रिलेट करेगा, पश्चिम विचारधारा से, और ऑन्टोलॉजी किससे रिलेट करेगा? पूर्वी विचारधारा से। मतलब ये लोग तो वास्तविकता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग वास्तविकता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लोग अपने आप को ज्ञान का स्रोत बताते हैं। तो एपिस्टोमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक शब्द आ जाएगा ऑन्टोलॉजी, ठीक है ना, एक आ जाएगा ऑन्टोलॉजी और दूसरा आ जाएगा एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी को हम ज्ञान मीमांसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑन्टोलॉजी है ना, ऑन्टोलॉजी जो अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्वी, और जहां से ज्ञान के स्रोत हैं वो कौन है? ऑक्सीडेंट यानी पश्चिमी। ठीक है, अब चलो साहब, आ गया समझ में यहां तक। फिर जिसके बाद में इनके बीच में इसकी क्या विशेषताएं हैं,
ओरिएंटलिज्म की क्या विशेषता, ये तो पता चल गया। ओरिएंटलिज्म पश्चिम और पूर्व के बीच की विचारधारा का क्या करती है, चित्रण करती है, जिसमें पश्चिम विचारधारा पूर्व के ऊपर अपने विचार थोपती है। ध्यान रखना, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व मतलब पूर्वी समाजों पर पश्चिम द्वारा चित्रण, इसका जो बखान किया गया है ना ओरिएंटलिज्म, मतलब ओरिएंटलिज्म इस बात का हमें जिक्र करता है या हमें यह बताता है कि किस तरीके से पूर्वी समाजों का पश्चिम के द्वारा चित्रण किया गया है। मतलब जो डिफाइन किया है ना पूर्वी समाज को, जो पूर्वी समाज के बारे में धारणा बनाई है वो पश्चिम के लोगों ने बताई है, इसका जो बखान करेगा दैट इज ओरिएंटलिज्म। ध्यान रखना, ओरिएंटलिज्म है ना स्टीरियोटाइपिंग यानी रूढ़िधारता की बात करता है। मतलब पूर्वी संस्कृतियों के बारे में सामान्यीकरण, यानी पूर्वी संस्कृति लोग विदेशी हैं, हम ही है, मूल हम है, पूर्वी संस्कृति के लोग क्या है, पिछड़े हैं। ये क्या है, ओरिएंटलिज्म में आएगा। ठीक है, जिसके बाद में शक्ति गतिशीलता यानी उपनिवेशी शक्ति संरचनाओं को दर्शाता है और मजबूत करता है। मतलब ओरिएंटलिज्म यूं कहता है कि पश्चिम के लोग यूं कहते हैं कि उपनिवेश हम जो कॉलोनाइजर थे और जब तुम्हारे यहां हमने कॉलोनी बनाई तो वो सही किया, इससे हमने वहां के स्ट्रक्चर को सुधारा, ये सही था, तुम हमारा विरोध मत करो। ये भी ओरिएंटलिज्म में इसका भी जिक्र किया गया है। फिर जिसके बाद में शैक्षणिक अध्ययन, यह जो पूर्व और पश्चिम दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। जिसके बाद में ये शब्द इंपॉर्टेंट है, सेल्फ और अदर। ध्यान रखना, ये दोनों कीवर्ड है ना, इनको याद रख लेना। एक कीवर्ड हो गया सेल्फ और एक हो गया अदर। सेल्फ और अदर की भी बात कौन करता है, मिस्टर एडवर्ड सईद करता है। यहां पर जो सेल्फ है ना वो पश्चिम के दो लोग हैं। मतलब पश्चिम के लोग यूं कहते हैं कि हम सेल्फ हैं और वो पूर्व के लोगों को क्या बताते हैं, अदर बताते हैं। मतलब मूल हम हैं और पूर्व के लोग क्या हैं, विदेशी हैं। तो सेल्फ और अदर की बात भी करता है। राजनीतिक औचित्य, ध्यान रखना, मतलब यह पश्चिम की उच्च विचारधारा का उल्लेख करती है, जिसमें पश्चिम के लोग यूं कहते हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद सही था। ये उसका भी उजागर करती है कि हमारा साम्राज्य तुम्हारे देश में था, जैसे अंग्रेजों का हमारे देश में था, तो ये सही था, हमने उपनिवेश किया तो वो सही किया। ठीक है ना। फिर साहित्यिक प्रभाव, ये साहित्यिक प्रभाव का भी उल्लेख करती है, यानी पूर्व के चित्रण पर साहित्य, कला और मीडिया का प्रभाव, किस तरीके से पूर्वी संस्कृति पर पश्चिम संस्कृति का प्रभाव था, चाहे वो साहित्य पर था, चाहे कला का था, चाहे मीडिया पर था, उसका भी ये जिक्र करती है। प्रतिरोध, ध्यान रखना, पूर्वी संस्कृतियों की पहचान और प्रतिनिधित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष को भी दर्शाता है कि किस तरीके से इन दुष्टों ने, किस तरीके से ऑक्सीडेंट ने ओरिएंट पर शासन किया और इनकी मूल पहचान को समाप्त कर दिया। अब मूल पहचान को वापस बनाने के लिए जो ओरिएंट्स है ना वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इसकी भी बात ओरिएंटलिज्म में की गई है। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ को भी दर्शाता है कि उपनिवेशिक युग के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई थी, कैसे हुआ था ना, और आलोचनात्मक विश्लेषण, सांस्कृतिक पहचान इत्यादि की भी चर्चा करता है। मतलब मुद्दा केवल एक ही है, मुद्दा केवल एक ही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, दो विचारधारा, एक तो पूर्वी विचारधारा और एक पश्चिम विचारधारा, क्योंकि एडवर्ड सईद भी तो फिलिस्तीन पूर्व विचारधारा से थे। तो यहाँ पर पश्चिम विचारधारा है ना वो क्या करती है, खुद को केंद्र में रखकर पूर्व विचारधारा पर अपने विचार थोपती है, अपनी मनमानी करती है। इसी का भी जो हवाला किया है ना, इसका जो उल्लेख किया है दैट इज ओरिएंटलिज्म, कि किस तरीके से वो पिक्चर क्रिएट की जाती है। और ये जो बहुत फेमस किताब थी 1978 में लिखी गई थी, इस किताब का नाम था ओरिएंटलिज्म। ठीक है, ये लो साहब, आपका ओरिएंटलिज्म खत्म हो गया। अब हम चर्चा करेंगे उत्तर उपनिवेशवाद के बारे में। पोस्ट कॉलोनियलिज्म की भी बात कौन करता है, एडवर्ड सईद। उत्तर उपनिवेशवाद से पहले उपनिवेशवाद तो पढ़ ले भाई। उपनिवेशवाद की दो कंडीशन होती है, एक तो प्री उपनिवेशवाद, ठीक है ना, एक तो होता है प्री कॉलोनियलिज्म, है ना, मतलब पूर्व कॉलोनियलिज्म बोल देते हैं। एक तो होता है पूर्व उपनिवेशवाद, ठीक है ना, एक तो होता है पूर्व उपनिवेशवाद और एक होता है भाई साहब पोस्ट उपनिवेशवाद, है ना, यानी उत्तर उपनिवेशवाद। दो ही तो होती है कंडीशन। अब आप याद रखना, आपको चीजें है ना जो चुटकियों में करा दूंगा। दो स्थिति होती है, एक तो उपनिवेशवाद के पहले की और एक उपनिवेशवाद के बाद की। तो यहाँ पर जो भाई साहब थे ना एडवर्ड सईद, उसने कहा कि अंग्रेजों ने यहाँ उपनिवेश किया, वो यहां से चले गए, उसके बाद क्या सिचुएशन थी, उस सिचुएशन का जो जिक्र किया है ना दैट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तर उपनिवेशवाद। देखो यहां पर लिख भी रखा है, उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश या कोई शक्ति
किसी देश या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। जैसे अंग्रेजों ने, दुष्टों ने हमारे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित किया था। दैट इज उपनिवेशवाद, ध्यान रखना। यानी एक शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों पर क्या करता है, अधिकार जमाता है। दैट इज उपनिवेशवाद। तो अब हम यूं कहेंगे, आपसे पूछ ले कि भारत में प्री कॉलोनियलिज्म टाइम कौन सा था, तो अंग्रेजों के पहले का जो टाइम था ना, वो पूर्व उपनिवेशवाद था। और उत्तर उपनिवेशवाद अंग्रेज जाने के बाद में, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गए, अंग्रेज चले गए, तो उसके जो बाद का समय है ना, वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है ना। अब देखो साहब, यहां पर देखो एक लिस्ट और बना दी कि ऐसे कौन से देश थे और प्रमुख देश कौन से थे और उन्होंने कहां उपनिवेश किया। जैसे ब्रिटेन की चर्चा करते हैं। अब ये जो है ना ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इसने भारत पे भी उपनिवेश किया था, अफ्रीका पे भी किया, ऑस्ट्रेलिया पे भी किया, कनाडा पे भी किया, मतलब इनका शासन था। फ्रांस, फ्रांस भी एक उपनिवेशिक देश था, मतलब ये कॉलोनाइजर थे फ्रांस भी। अफ्रीका, कैरिबिया और दक्षिण पूर्व एशिया, यहां इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। स्पेन, इसने भी यहां पर बनाई थी। ठीक है। फिर जिसके बाद में पुर्तगाल, पुर्तगाल ने भी ब्राजील, अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर अपनी कॉलोनियां बनाई। नीदरलैंड्स, ठीक है। यार नीदरलैंड मतलब क्रिकेट टीम में तो कुछ खास नहीं करती है, उपनिवेश रही, कॉलोनाइजर रहे थे कभी। ठीक है ना। इटली, ये भी कॉलोनाइज थे, और जर्मनी ये भी थी। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई भी देश या कोई भी पावर, यानी कोई भी शक्ति। अब आप यूं कहोगे कि शक्ति कौन सी, जैसे नाजीवाद और फांसीवाद की चर्चा करें, हिटलर और मुसोलिनी की चर्चा करें, वो भी एक तरीके से क्या थे भाई साहब, एक तरीके से वो भी क्या थे, शक्तिशाली थे वो। उन्होंने भी क्या किया था, अपनी कॉलोनियां बनाई थी। अब देखो साहब, ये हो गया उपनिवेशवाद, यानी कोई देश या शक्ति क्या करती है, किसी दूसरे देश या किसी स्थान पर क्या करती है, अपना शासन स्थापित करती है। उद्देश्य कोई भी हो सकता है, चाहे लूटने का उद्देश्य हो सकता है, चाहे राजनीतिक महत्वाकांक्षा, चाहे कुछ भी हो सकता है। यह क्या हो गया, उपनिवेशवाद हो गया। अब हम चर्चा करते हैं उत्तर उपनिवेशवाद की। तो आप एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और लगभग मान लेते हैं लगभग 150 वर्षों तक, ठीक है ना, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लगभग 150 वर्षों तक हमारे देश में किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। अब ये बात आप भली भांति जानते हैं कि लगभग जब 150 वर्षों तक, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि 100 मान लीजिए कि लगभग 100 वर्षों तक जब कोई संस्कृति किसी संस्कृति पर शासन करेगी, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो केवल लौट के ही चली जाएगी। 100 वर्ष बहुत होते हैं, मतलब मैं लगभग बता रहा हूं, मुद्दा मत बनाना इसको बहस का। 100 वर्ष बहुत होते हैं, 100 वर्ष में तो वो सब कुछ बदल देगी। ना केवल वो भौतिक रूपों को बदलेगी, बल्कि अभौतिक रूप है ना, उनको भी बदलेगी। जैसे अभौतिक रूपों में विचार भी आ जाएंगे, विचार अभौतिक में आ जाएंगे। जो संस्कृति है ना, अभौतिक संस्कृति, वो भी आ जाएगी इसमें। धर्म है, वो भी धर्म का अभौतिक पक्ष भी आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। आस्था है, वो भी अभौतिक में आ जाएगी। मूल्य है, वो भी अभौतिक में आ जाएंगे। यहाँ के जो मानदंड है, वो भी अभौतिक में आ जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ के जो रीति रिवाज है ना, वो रीति रिवाज भी क्या आ जाएंगे, अभौतिक में आ जाएंगे। यहाँ जो सोचने समझने का तरीका है ना, वो भी किस में आ जाएगा, अभौतिक में आ जाएगा। तो एडवर्ड सईद ने यही मुद्दा उठाया था पोस्ट कॉलोनियलिज्म में कि जब ऐसे लोग या ऐसी शक्ति जिन्होंने कहीं शासन किया है, तो शासन करने के बाद में वो अपनी पहचान छोड़ गए, वो अपनी पहचान छोड़ गए, और उनके आने के बाद में लोगों में क्या परिवर्तन आया, उस संस्कृति का क्या प्रभाव रहा, उनके जाने के बाद में वो प्रभाव दिखाई देता है। इनका ही जो अध्ययन था, दैट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तर उपनिवेशवाद। मतलब आपने एक बात सुनी होगी कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। या कई बार जब हम चाय मांगते हैं ना, जब हम चाय मांगते हैं तो कोई कहता है कि यार तू बड़ा अंग्रेज बन रहा है। तो ये चाय पीना हमें अंग्रेजों ने सिखाया है। एक राजीव दीक्षित जी, आदरणीय राजीव दीक्षित जी,
जो मर गए, वो बताते हैं कि अंग्रेज किस तरीके से हमें चाय पीना सिखा गए। तो ये जो चाय वाला कंसेप्ट है ना, ये चाय और कॉफी वाला जो कंसेप्ट है, दैट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ये प्री कॉलोनियलिज्म में नहीं था। ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अंग्रेजों के बाद में हमने उनको फॉलो किया, दैट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो इसकी भी बात कौन करता है? मिस्टर एडवर्ड शेड करता है। दो चीजें हो गई, ओरिएंटलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है। फिर जिसके बाद में ये वायलेंस ऑफ नॉलेज की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात तो कौन करता है? मिस्टर कार्ल मैनहीम करता है। ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात कौन करता है? मिस्टर कार्ल मैनहीम करता है। ठीक है ना, आइडियोलॉजी और यूटोपिया। उसी तरीके से द वायलेंस ऑफ नॉलेज की भी बात कौन करता है? मिस्टर कार्ल मैनहीम करता है। मतलब कार्ल मैनहीम कहता है कि किस तरीके से ज्ञान को आधार बनाकर लोगों का शोषण किया जाता है। ज्ञान के आधार पर लोगों का शोषण करना, दैट इज वायलेंस ऑफ नॉलेज। जैसे मान लो, अब आप कहोगे गुरुजी कैसे होता है? जैसे मैं एक अनुसंधान करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लीजिए कि मैं एक शोधार्थी हूं, ठीक है, और मुझे किसी जनजाति पर अध्ययन करना है। तो मैं अपने क्या करूंगा? ज्ञान का प्रयोग करके, मतलब गलत ज्ञान का प्रयोग करके उस जनजाति के बारे में गलत साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। तो उस जनजाति की जो पहचान है ना, वो क्या हो जाएगी? धूमिल हो जाएगी। दैट इज वायलेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के आधार पर हिंसा करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की बुराई करते हो, ठीक है ना, आप किसी के बारे में गंदा बोलते हो, दैट इज वायलेंस ऑफ नॉलेज। आप किसी के बारे में गलत प्रचार करते हो, दैट इज वायलेंस ऑफ नॉलेज। मतलब ज्ञान के आधार पर। ये अंग्रेज दुष्टी तो थे, इन्होंने सामने से वार नहीं किया, लेकिन फूट डालो और राज करो, दैट इज वायलेंस ऑफ नॉलेज। तो इसकी भी बात कौन करता है? मिस्टर एडवर्ड सईद करता है। तीन प्रकार के वायलेंस बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकार के वायलेंस बताए हैं। द वायलेंस ऑफ एसेंशियलाइजेशन, अंग्रेजी में याद कर लेना, मैं फिर कहूंगा, हिंदी में नाम चेंज हो सकते हैं। द वायलेंस ऑफ एसेंशियलाइजेशन, एपिस्टेमिक वायलेंस, दूसरा है एपिस्टेमिक वायलेंस, और तीसरा है द वायलेंस ऑफ एपेरिहेंशन। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है? प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जो नॉलेज ऑफ वायलेंस या वायलेंस ऑफ नॉलेज थी ना, उसमें जो तीन प्रकार बताए, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो द वायलेंस ऑफ एसेंशियलाइजेशन, ये ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में एपिस्टेमिक वायलेंस, ये ऑप्शन में हो सकता है। द वायलेंस ऑफ अपेरिहेंसिएशन, ठीक है ना, एपेरिहेंसिएशन, ये ऑप्शन में हो सकता है। चौथा कोई ऑप्शन और दे सकता है। तो ये तीनों याद रख लेना। हिंदी में अगर मैं चर्चा करूं, अनिवार्यता की हिंसा, ज्ञान मीमांसा की हिंसा और आशंका की हिंसा, ये तीन प्रकार की हिंसा बताई है मिस्टर एडवर्ड सईद ने। अनिवार्यता की हिंसा का मतलब है कि किसी की सांस्कृतिक विविधता को नजरअंदाज कर दिया जाता है, भेदभाव बढ़ाने वाली संस्कृति, उसको बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्तियों की स्वायत्ता और पहचान है ना, वो कमजोर कर दी जाती है। जैसे कोई पावरफुल व्यक्ति है, कोई उभर रहा है, तो उसको वहीं दबा दो। किसी के पास कोई नॉलेज है, उसको वहीं दबा दो। इस वायलेंस को बोलते हैं द वायलेंस ऑफ एसेंशियलाइजेशन। ठीक है। फिर दूसरे नंबर का जो प्रकार होता है ना, उसे बोलते हैं एपिस्टेमिक वायलेंस। मतलब इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का ज्ञान, अनुभव, आवाज को नकारना। किसी के पास मान लेते हैं कोई आवाज उठा रहा है, उसको दबा दो। किसी के पास कोई अनुभव है, उसको दबा दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे देश में साथियों बड़े बड़े ऋषि हुए हैं। आयुर्वेद हमारे देश का मतलब एक तरीके से उदय स्थल है। ये बताया जाता है कि आयुर्वेद का जो उदय हुआ था ना, वो हमारे देश में ही हुआ था। अब कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारे देश में थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उनको दबा दिया। उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने हड़प लिया और फिर अपने यहां से वो टेक्नोलॉजी है ना, वो लोगों तक पहुंचाई, ये कहकर कि इस टेक्नोलॉजी के जन्मदाता हम हैं। इसे बोलते हैं एपिस्टेमिक वायलेंस। मतलब ज्ञान के आधार पर, वो ज्ञान मीमांसा को आधार बनाकर जो हिंसा की जाती है, दैट इज एपिस्टेमिक वायलेंस। एक होती है आशंका की हिंसा। मतलब इस ज्ञान का उपयोग मूल निवासी की पहचान चिन्हों का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय और मूल उपनिवेशित लोगों के बीच में संबंध मजबूत करना। मतलब ये जो है ना आशंका की हिंसा, इसका मतलब ये होता है कि लोगों की कमजोरियां ढूंढो, ऐसी कोई चीज पकड़ो ताकि हमारे संबंध मजबूत हो जाए, हम उनको आसानी से शोषण कर सके। तो ये तीन प्रकार हैं, इन तीनों को याद रख लेना वायलेंस के।
अनिवार्यता की हिंसा, ज्ञान मीमांसा की हिंसा, और जिसके बाद में आशंका की हिंसा। तीन चीजें हो गई, ओरिएंटलिज्म हो गई, पोस्ट कॉलोनियलिज्म हो गई, और द वायलेंस ऑफ नॉलेज हो गई। फिर जिसके बाद में ये इनके कुछ प्रमुख योगदान है जो मैंने एक कीवर्ड और संक्षिप्त तौर पर, जैसे ओरिएंटलिज्म, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पश्चिम और पूर्व की संस्कृति और मुद्दे हैं। फिर जिसके बाद में द क्वेश्चन ऑफ फिलिस्तीन, ये इनकी किताब भी है, ठीक है, 1979 में लिखी थी। इसमें फिलिस्तीन के संघर्ष को बताया है, ठीक है। आज भी फिलिस्तीन के मुद्दे उठ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, अभी लेटेस्ट मुद्दा ही चल रहा है। फिर कवरेजिंग इस्लाम है ना, इसमें पश्चिम लोगों ने, या जो पश्चिम मीडिया था ना, उसने इस्लाम के प्रति, यानी जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, उनके प्रति गलत छवि प्रस्तुत की थी, तो उसका भी मुद्दा उठाया है मिस्टर एडवर्ड सईद ने, ठीक है। पश्चिम मीडिया ने इस्लाम की छवि को किस तरीके से गंदा किया है, कवरिंग इस्लाम। फिर जिसके बाद में द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक, इसमें साहित्य, संस्कृति और राजनीति के बीच जो संबंध है उनको उजागर किया है। फिर जिसके बाद में कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, संस्कृति और उपनिवेशवाद, है ना, उपनिवेश और संस्कृति को किस तरीके से प्रभावित किया, इसका भी जिक्र किसने किया है, मिस्टर एडवर्ड सईद ने किया है। फिर जिसके बाद में आउट ऑफ पैलेस ए मेमायर, ये 1999 में लिखी गई थी, और इसमें अनुभव है, जब ये फिलिस्तीन से निर्वासित थे ना, फिलिस्तीन से बाहर चले गए थे, तो इनके ऊपर क्या बीती, ये व्यक्तिगत कहानी, एक तरीके से इनकी आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि एडवर्ड सईद की आत्मकथा कौन सी है, आउट ऑफ पैलेस ए मेमायर, ठीक है। फिर जिसके बाद में द एडवर्ड सैड रीडर, इसमें इनके जितने भी आर्टिकल, निबंध है ना, उनका सबका संकलन है। फिर जिसके बाद में पीस एंड इट्स डिसकंटेंट्स, ठीक है, मध्यपूर्व शांति प्रक्रिया का विश्लेषण किया है, फिलिस्तीन के जो अधिकार है ना उनको उजागर किया है। फिर जिसके बाद में अगली है ह्यूमनिज्म, डेमोक्रेटिक एंड क्रिटिसिज्म, साहित्य, संस्कृति और मानवतावादी दृष्टिकोण को क्या किया है, इन्होंने उजागर किया है। फिर जिसके बाद में क्रिटिकल थ्योरी है ना, ये भी संस्कृति के अध्ययन, पोस्ट कॉलोनियल है ना, कि अंग्रेज जाने के बाद में पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी संस्कृति में किस तरीके का बदलाव आया, क्रिटिकल थ्योरी की भी ये बात करते हैं। ये लो साहब, एडवर्ड सईद है ना, वो आपका कंप्लीट हो जाता है, एक एक चीज को अच्छे से याद कर लेना। द वायलेंस ऑफ नॉलेज की बात कौन करता है, मिस्टर एडवर्ड सईद करता है। तीन तरीके के वायलेंस बताए हैं, द वायलेंस ऑफ एसेंशियलाइजेशन, एपिस्टिमिस्टिक वायलेंस, ठीक है, एपिस्टिमिस्टिक वायलेंस। फिर तीसरे नंबर का है द वायलेंस ऑफ एप्रीहेंसिएशन, ठीक है, ये तीन प्रकार हो गए। फिर जिसके बाद में पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात भी कौन करता है, मिस्टर एडवर्ड सईद करता है। मतलब ये उपनिवेशवाद की स्थिति है, यहाँ पर लिख भी रखा है कि उपनिवेशवाद के स्थिति, प्रभाव व प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता है, ठीक है ना। मतलब जो उपनिवेशिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे और अब स्वतंत्र हो गए हैं, उनमें क्या बदलाव आया, उनका अध्ययन करता है, दैट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है। और उपनिवेशवाद जो मैं आपको बता ही चुका, ठीक है ना, कौन कौन से कहाँ उपनिवेश थे वो चर्चा हो चुकी है। ओरिएंटलिज्म, इनकी बहुत फेमस किताब द फादर ऑफ ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सईद, ठीक है। ये कीवर्ड जरूर याद कर लेना, ऑक्सीडेंट और ओरिएंट, ठीक है, ऑक्सीडेंट और ओरिएंट, इन विचारधाराओं का उल्लेख किया इन्होंने ओरिएंटलिज्म में, है ना। और फिर जिसके बाद में ये जो ऑक्सीडेंट है ना, वो सिविलाइज्ड है, कॉलोनाइजर है, मॉडर्न है, प्रेजेंट और फ्यूचर है, जबकि ओरिएंट अनसिविलाइज्ड, कॉलोनाइज्ड है, मिस्टीरियस है और पास्ट है। ध्यान रखना, ये ओरिएंट है ना, ओरिएंट ये कॉलोनाइज्ड है, और ये है जो कॉलोनाइजर है, और जिसके बाद में पश्चिम और पूर्व के देश ये हो जाते हैं, ठीक है। ये इनकी प्रमुख किताबें हैं। अब महत्वपूर्ण किताबें बता देता हूं। एक तो ये याद कर लेना आप, फिर जिसके बाद में द फिलिस्तीन क्वेश्चन, ये भी याद कर लेना, कवरिंग इस्लाम, ये भी याद कर लेना, ब्लेमिंग विक्टिम्स, पीड़ितों पर ही ब्लेम करना, ठीक है, मतलब जिस देश में रह रहे हैं, जहां शोषण कर रहे हैं, उनका ही विरोध करना, ठीक है। फिर जिसके बाद में कल्चरल इंपीरियलिज्म, इसको भी आप याद कर लेना। फिर जिसके बाद में पीस एंड इट्स डिसकंटेंट्स, इसको याद कर लेना, और एक ही ये याद कर लेना बस, ठीक है। ये लो साहब, ये आपका जो एडवर्ड सईद है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। कई बार क्या होता है ना साथियों, अब देखो लगभग 43 मिनट की क्लास हो गई, हजारों शब्द मैंने बोले हैं। अब
कोई शब्द है ना जो उल्टा सीधा बोलने में हो जाता है वो चीजें, ठीक है ना। यहाँ पर लिखावट पे ध्यान दिया करो। मान लो कई बार क्या होता है ना कि जैसे कल मैं एक पढ़ रहा था, आर्टिकल 9 था, उसको आर्टिकल 11 बोल रहा था। तो आप जल्दीबाजी में, या फिर यूं कह सकते हैं कि इतना भारी भरकम, अब आपको पता है कि 7-8 घंटे से कोई पढ़ रहा है तो दिमाग वैसे ही ठिकाने पे नहीं है मेरे हिसाब से, शायद मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि 7-8 घंटे पढ़ पाऊंगा और इतना एनर्जिक तरीके से मैं क्लास बना पाऊंगा, है ना। तो 7-8 घंटे पढ़ने के बाद में फिर कुछ एक आध शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो उसको खुद ही शुद्धिकरण कर लिया करो। कई हो क्या हो तो कुछ विद्वान बनने की आदत है किसी की, कभी उन्होंने यूट्यूब पर आज तक तारीफ नहीं की कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर आपका कंटेंट अच्छा है, थैंक यू सर, कभी नहीं। खार एक सिंगल मामूली सी कमी निकल जाएगी ना भाई साहब, तुरंत कमेंट्स कर देंगे। ऐसे लोगों को ब्लॉक मारता हूं। हाँ भाई, जिसने, जो हमारी तारीफ करता है उसको आलोचना करने का हक है, और जो पूरा ही आलोचनावादी है, हमेशा ही आलोचना करता है, तो फिर हटाओ उसको, धक्का दे के बाहर निकालो। एक कमेंट्स आया था, वो था कि वास्को डी गामा कब भारत आया, तो वो क्षण में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। कभी आज तक कमेंट्स नहीं किया, उसको ब्लॉक मार दिया मैंने। और फिर अंग्रेजों की, मैं मतलब वो क्लास ही उस तरीके से थी कि जिसमें अंग्रेजों की बुराई करना था। अब जैसे आज हम चर्चा करें, ओरिएंटलिज्म पढ़ा, अब इसमें हमें जो औपनिवेशिक देश थे ना उनकी बुराई करनी ही है, लेकिन वो भाई साहब बोला कि अंग्रेज नहीं आते ना, तो उसने बहुत सारे परिवर्तन लिखे कि ये हमारे देश में नहीं होते। अरे तो भाई साहब, तुम अपना बोरी बिस्तर उठा के वहीं चले जाओ ना, अंग्रेजों के देश में, भारत में क्या ऐसे करा रहे हो। तो ऐसे क्या नॉनसेंस बुद्धिमान होते हैं, ये भीड़ तंत्र होते हैं, कोई भीड़ की पहचान नहीं होती हमेशा, ऐसे अनावश्यक बुद्धिमानी। एक दिन अवध ओझा सर से, मैं, अवध ओझा सर है ना, उनका एक वीडियो देख रहा था, हिस्ट्री के टीचर है बहुत बड़े, हालांकि अभी वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है उन्हें। तो वो कहीं गए थे किसी सेमिनार में, कानपुर या इलाहाबाद की बात है, अवध ओझा सर से कुछ पूछ लिया। अब अवध ओझा सर उस टाइम उसका जवाब नहीं दे पाए, बाकी अवध ओझा सर बहुत प्रकांड विद्वान है। अब जिसने पूछा ना, उसकी जो छाती है वो चौड़ी हो गई, सीना गर्व से फूल गया कि मैंने आज ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो गुरुजी जवाब नहीं दे पाया। फिर अवध ओझा सर ने कहा कि भाई साहब है ना, पूर्व पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं। कहीं भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, मैं भी एक बायोलॉजिकल प्राणी हूं, और मतलब अपने आप में परिपूर्ण कोई नहीं होता, ठीक है। चलो साहब, आलोचना मत किया करो, समालोचना किया करो। इमैनुअल कांट करता है इसके बाद। बाकी अच्छे से पढ़ो, मेरी शुभकामनाएं हैं, मां शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।